ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम के सफर को आगे बढ़ाने की। बतौर सहाफी शाहिद साहब अब तक दुनिया के कई मुल्कों में घूम चुके हैं और कई लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन यासिर अराफात और सद्दाम हुसैन के साथ बिताए लम्हे इनके लिए बेहद खास हैं। और गाड़ी में बिठा के मुझे शहर से बाहर ले गए और फिर मुझे लगा जैसे किसी दूसरे शहर में ले गए। फिर कहां से घूमते घामते अचानक एक फाटक सा खुला और जमीन के अंदर हम गाड़ी अंदर, और वहां जाके पता लगा कि मेरी सद्दाम हुसैन साहब से मुलाकात हो रही है। तो उनसे मुलाकात करना भी एक ऐसा होता था कि जैसे भूल भुलैयों में आपको बड़ा खुफिया तौर पे। यासिर अराफात साहब से मैंने उस वक्त भी इंटरव्यू किया था, यासिर अराफात साहब से हिंदुस्तान आए तब भी इंटरव्यू किया। मेरी मुलाकात उनसे न्यूयॉर्क में भी हुई, बेलग्रेड में भी हुई, नॉन अलाइंड समिट में। हमेशा मुझे दूर से देखते ही वो आके गले लगा लेते थे, बेहद मोहब्बत से बोसे लेते थे मेरे, और कहते थे कि तुम मेरे भाई हो, फलस्तीनी मुजाहिद हो तुम। भारत पाक दोस्ती के सबसे बड़े हामी शाहिद साहब का मानना है कि अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो दोनों मुल्कों को हाथ मिलाना ही होगा। आज फिर लेकिन दोस्ती की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें दोस्ती करनी ही पड़ेगी, हमें साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान अकेला तरक्की नहीं कर सकता। आप आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट नहीं बन सकते हैं। आपको अपने आसपास के मुल्कों को साथ लेकर चलना होगा, चाहे वो नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है। जब ये तरक्की करेंगे तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा, वरना ये हिंदुस्तान को पकड़ के नीचे खींच लेंगे। तो हिंदुस्तान का मफाद है दोस्ती में और पाकिस्तान का मफाद है, वरना पाकिस्तान टूट जाएगा जो हालात आज है। कश्मीर के मसले पर इनका मानना है कि इन सब के पीछे सियासी चाल है जो कांग्रेस के जरिए चली गई है। मौलवी फारूक साहब, मीरवाइज मौलवी फारूक साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था 1983 में, और उनकी सरकार बनी थी और कश्मीरी अवाम ने खुलकर वोट डाला था। कश्मीरी अवाम को भरोसा था कि ये हमारी सरकार है, लेकिन उस सरकार को 6 महीने में डिसमिस कर दिया गया, और डिसमिस कर दिया गया तो उससे कश्मीरियों का भरोसा खत्म हो गया। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ 87 में, तो उसमें इतने बड़े पैमाने पे रिगिंग की गई, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हो गए थे कि तमाम लोगों का भरोसा खत्म हुआ। और आज जिन्हें आप आतंकवादी कहते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं बड़े बड़े कश्मीरी आतंकवादी, वो सारे वो लड़के थे जो इलेक्शन जीत गए थे, पर उनका इलेक्शन का रिजल्ट बदल दिया गया था। इलेक्शन ने उन्हें मायूस किया, हमारी जमहूरियत ने उन्हें मायूस किया, हमारे कानून बनाने वालों ने उन्हें मायूस किया, इसलिए उन्होंने जाके बंदूक उठाई। वरना कश्मीरी तो हिंदुस्तान का वफादार था। ये वो कश्मीरी था जिसने पाकिस्तानी फौज का मुकाबला किया था, उसे मार के भगाया था। कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ थे पूरी तरह से, लेकिन हमने उनका दिल एक बार नहीं बार बार तोड़ा है। आज शाहिद साहब दुनिया के तकरीबन सभी मुल्कों में घूम चुके हैं। बोलीविया में माचू पिचू से लेके और चीन के सिंगयान तक, और ईरान के पर्सिपोलिस से लेके और हमारी तहजीब हैं उन तक, और लंदन और न्यूयॉर्क और पेरिस से लेके हांगकांग और सिंगापुर और दुबई तक, यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक में जाने का मौका मिला है। हिंदुस्तान की बात की जाए तो केरल के बीच, कुल्लू मनाली और पहलगाम के पहाड़ और दिल्ली की जिंदा दिली इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। पहाड़ों में कुल्लू मनाली और पहलगाम और गुलमर्ग कश्मीर के बेहद पसंद है। अगर समंदर की बात करें तो केरला की जो बीचेस हैं बेहद खूबसूरत है, वहां जाके बेहद सुकून मिलता है, आराम मिलता है। अगर आप शहरों की बात करें तो दिल्ली से ज्यादा खूबसूरत कोई शहर नहीं है हिंदुस्तान में, जो उस हसीन औरत की तरह से है कि जो कभी बूढ़ी नहीं होती। खाने के मामले में भी इनका नजरिया एकदम अलग है। खाने, मुझे दुनिया भर के खाने पसंद है, डिपेंड करता है कौन खिला रहा है, कहाँ खा रहा हूँ। इन्हें क्लासिकल म्यूजिक और श्याम बेनेगल की फिल्में देखना पसंद है। इनका मानना है कि इन फिल्मों में पैगाम छुपे होते हैं। ऐसी फिल्म देखना पसंद करता हूँ जो मुझे सोचने पे मजबूर कर दे। तो श्याम बेनेगल की जो फिल्में हैं वो मुझे बेहद पसंद आती रही। सिर्फ एंटरटेनमेंट किसी फिल्म का मकसद नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ मानी होना चाहिए, कुछ रहनुमाई होनी चाहिए। शाहिद साहब को खेलने का भी बहुत बड़ा शौक है, जिसमें इन्हें क्रिकेट से बेहद लगाव है। हालांकि क्रिकेट के बदलते ट्रेंड से ये खुश नहीं है। मेरे वालिद भी क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, मरते दम तक वो आखिरी सांस लेने तक यही पूछते रहे भाई स्कोर क्या है। तो मैच चल रहा था, उसी में उनको दौरा हुआ, और मुझे भी क्रिकेट का बेहद शौक है। लेकिन अब आजकल मुझे लगता है कि क्रिकेट सिर्फ एक तमाशा बन के रह गया है, एक जुआ बन गया है, और उसमें ईमानदारी से खेल नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा शौक खत्म हो गया है। उर्दू की पसमानदगी की वजह ये उर्दू जुबान बोलने वालों को ही मानते हैं।
वो बेहद साफ गोई से कहते हैं, उर्दू को खत्म करने में उर्दू के मुखालफिन का रोल तो है, खुद उर्दू वालों का बहुत बड़ा किरदार है। उर्दू से भागते रहे। हमारे बच्चे क्यों नहीं जानते उर्दू, इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। और मैं आपको बता दूं, यूपी बिहार के जिन मुसलमान बच्चों ने उर्दू पढ़नी बंद कर दी वो पिछड़ गए, और महाराष्ट्र और आंध्रा और कर्नाटक के जो बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं वो तालीम में बहुत आगे हैं। अब आइए रुख करते हैं कुछ चुप सियासी सन्नाटों के जानिब, जहां सियासी नेपथ्य में हौले हौले कुछ आहटें कुछ बड़ी खबरों की शक्ल अख्तियार कर रही हैं। तो पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। कमलनाथ से नाराज कमल पार्टी। नए ऐवान के कामकाज के वजीर कमलनाथ को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। मौजूदा पार्लियामानी इजलास को लेकर कमलनाथ के फ्लोर मैनेजमेंट पर भी कांग्रेसियों की आंखें तनी हैं। यहां तक कि अहम अपोजिशन जमात बीजेपी भी कमलनाथ के अक्खड़ रवैये से नाराज बताई जाती है। ऐवान को बाकायदा तौर से चलाने को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी के एक आला लीडर से बात की थी। बीजेपी लीडर को कमलनाथ का लहजा इस कदर नापसंद आया कि उन्होंने बाकायदा सोनिया गांधी को फोन कर उनसे इस बात की शिकायत की, या तो कमलनाथ अपना लहजा बदलें या मनमोहन अपना वजीर। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम लेकर आने वाले हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट किरदार। फिल्म है मंडी और किरदार है जीनत का। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मेरे ख्याल से एक अकेली ऐसी फिल्म है जहां लगभग इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा टैलेंट नजर आया।